सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज हम लोग समास की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। मित्रों, ये जो प्रश्नोत्तरी है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना है। चलिए मित्रों, प्रश्नोत्तरी आरंभ करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है मित्रों वो ये है कि समास की व्युत्पत्ति होती है, अर्थात समास शब्द कैसे बनता है। तो हमारा जो समास शब्द है सम प्लस अस प्लस घय के योग से बनता है। सम, अस और घय। सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय यहाँ पर प्रत्यय है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सम अस घय समासः। अगला है दोस्तों, अनेक पदानाम एक पदी भवनम। तो अनेक पदों को मिलाकर जो एक पद हो जाना ही हमारा समासः समास कहलाता है। अगला है दोस्तों, समास की परिभाषा है। तो मित्रों, समास की परिभाषा को देखेंगे। पहला ऑप्शन है सम सनम समासः, दूसरा है एक पदी करणम, तीसरा है अनेक पदानाम एक पदी भवनम। तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम ये भी समास की परिभाषा है, एक पदी करणम ये भी समास की परिभाषा है और सम सनम समासा ये भी समास की परिभाषा है। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, यहाँ पर है समास की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, जो संधि की प्रक्रिया होती है दो वर्णों के बीच, और समास की प्रक्रिया होती है दो पदों के बीच, और कारक की प्रक्रिया होती है दो वाक्यों के बीच। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा गया समास की प्रक्रिया होती है तो दो पदों के बीच। किसके? दो पदों के बीच। अगर दो वाक्यों के बीच तो कारक की हो जाता और दो वर्णों के बीच संधि की हो जाता। अगला दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भेद हैं। तो भैया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने भेद हैं? तो मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समासः पंचधा, समासः पंचधा। मित्रों, यदि आप टेट या सीटेट की तैयारी करते हैं तो आप समास के 6 प्रकार लगाएंगे, और यदि आप यूपी टीजीटी की तैयारी करते हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार तो समास के 4 प्रकार लगाएंगे, समास के 4 भेद लगाएंगे। यूपी टीजीटी या फिर टेट की करते हैं दोस्तों तो समास के लगाएंगे 6 भेद। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो समासः पंचधा अर्थात समास के 5 भेद हैं। अगला है दोस्तों, जिसका विग्रह ना हो, अर्थात जिसका विग्रह ही ना हो ऐसा समास क्या कहलाता है? तो वो तो नित्य होता है दोस्तों। अगर जब विग्रह ही नहीं होगा नित्य रहेगा, अर्थात उसको हम नित्य समास कहते हैं। जिसका विग्रह नहीं होता है वो नित्य समास होता है। अगला देखेंगे, अगला है परार्थाविधान रूपा वृत्ति। ये कितने प्रकार की होती? तो मित्रों, ये वृत्ति जो है वो ये 5 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती दोस्तों? 5 प्रकार की। इसको बिल्कुल रट देंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, क्योंकि कृत तद्धित समास एक शेष समास्तान धातु रूपा, ये 5 वृत्तियां होती हैं मित्रों। अगला है सुबंत पद के साथ, और सुबंत पद के समास को क्या कहते हैं? तो सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को क्या कहते हैं मित्रों? यहाँ पे हमको सही से देखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि सुप सुपा होगा या फिर सह सुपा होगा। 8 का देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सह सुपा नहीं होगा। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को सुप सुपा समास कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, नित्य समास होता है। नित्य समास होता है भैया, नित्य समास कौन सा होता है? अश्वपद विग्रह है या विग्रहवान है या फिर स्वपद विग्रह है। तो जो हमारा नित्य समास होता है दोस्तों वो होता है अश्वपद विग्रह। अश्वपद विग्रह होता है। 10 का देखेंगे, यहाँ पर है समास विग्रह जो होता है कितने प्रकार का होता है? हमने बहुत पढ़ रखा है कि समास विग्रह, लेकिन ये कितने टाइप से होता है दोस्तों? तो ये 2 प्रकार से होता है समास विग्रह। एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। जो लोक व्यवहार में प्रचलित है वो लौकिक विग्रह है मित्रों, और जो दूसरे टाइप का है व्याकरण के नियमों के अनुसार है वो आपका अलौकिक विग्रह है। कौन सा? अलौकिक विग्रह है। तो लौकिक विग्रह, समास विग्रह 2 प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला भट्टो जी दीक्षित के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, भट्टो जी
दीक्षित के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 4 भेद होते हैं। भट्टो जी दीक्षित ने समास के 4 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए? 4 भेद बताए हैं। किसने? भट्टो जी दीक्षित ने समास के 4 भेद बताए हैं। अगला है प्रायः पूर्व पदार्थ की प्रधानता किस समास में होती है? तो भैया जो पहला पद प्रधान होता है, सबसे पहले हम समास पढ़ेंगे तो अव्ययी भाव को ही पढ़ते हैं। तो पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भावा, यहाँ सूत्र भी लिखा हुआ है दोस्तों, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है दोस्तों प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना, भैया पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भावा, उत्तर पदार्थ प्रधाना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुषाः उत्तर पदार्थ प्रधानाः, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानाः तत्पुरुषाः। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। मित्रों ये जो प्रश्नोत्तरी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, चाहे किसी भी राज्य से संबंधित टेट की तैयारी करते हो या फिर संस्कृत विषय को लेकर कोई अन्य परीक्षा की तैयारी करते हो, और यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला है जिस समास में अन्न पदार्थ की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? तो जिसमें अन्न की प्रधानता होती है वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। सूत्र भी दिया हुआ दोस्तों, अन्न पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अगला है दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। प्रायेण उभय पदार्थ की प्रधानता जहाँ होती है, प्रायेण उभय पदार्थ या उभय पद भी बोल सकते हैं, प्रायेण उभय पद प्रधान की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ समास होता है, उभय का मतलब है दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा द्वंद्वः, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। यहाँ पर है दोस्तों अच्छी से विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, अर्थात जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है कहा समासा, उस वो कौन सा समास है? तो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त वाला समास कौन सा होता है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासा। अगला है दोस्तों जिसमें कोई ना समास हो वो केवल समास होता है, उसे बोल सकते हैं केवल समास है। जैसे भूतपूर्व आ गया दोस्तों, नैका है, भूतपूर्वा किस समास का उदाहरण है? भूतपूर्वा किस समास का उदाहरण? तो दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये केवल समास का उदाहरण है। अगला है वागर्थाविव, वागर्थाविव पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों जो वागर्थाविव है इसमें भी हमारा केवल समास है या फिर सुप्सुपा, सुप्सुपा समास को ही केवल समास कहते हैं। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है मित्रों आज हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर नैका की बात कर रहे थे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, टीजीटी में ये कई बार आया हुआ है, भूतपूर्व और नैका। नैका हमें कौन सा समास है? तो नैका शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। नैका में कौन सा समास है? तो दोस्तों नैका में हमारा सुप्सुपा ही समास है। कौन सा समास है? सुप्सुपा समास है। अगला देखेंगे यहाँ पर है भूतपूर्वा, यहाँ समास विधायक सूत्र, भूतपूर्वा शब्द जो है यहाँ पर समास विधायक सूत्र कौन सा है 20 का देखेंगे दोस्तों। तो इसमें समास विधायक सूत्र हमारा सहसुपा ही है। क्या है? सहसुपा है भूतपूर्वा में। अगला है दोस्तों पूर्व पदार्थो प्रधानो, पूर्व पदार्थो प्रधानो अव्ययी भावाः, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावाः। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों सूत्र भी लिखा हुआ है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। अगला है पूर्व पद की प्रधानता किस समास में होती है? अव्ययी भाव समास में। ये नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, अश्वपद विग्रह होता है। अगला है यहाँ पर दोस्तों अगर विच्छेद करेंगे तो अन अव्ययम, अनव्ययम अव्यय, अन अव्ययम अव्यय, अर्थात जिसमें अव्यय ना हो और अव्यय हो जाता है। अन अव्ययम अव्यय संपद्यते हेति, क्या हो जाएगा? अव्ययी भावाः, अर्थात जो अव्यय ना हो और समास होने के बाद अव्ययी भाव हो जाए वो अव्ययी भाव समास है। जो शब्द समास के पूर्व तो अव्यय ना हो, वही बात हिंदी में कही गई है, जो शब्द समास के पूर्व तो अव्यय ना हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाते हैं वह कौन सा समास कहलाता है? तो अव्ययी भाव ही समास कहलाता है। अगला है अव्ययी भाव समास का फल क्या है?
भैया अव्ययी भाव समास का फल क्या होता है, तो उसकी अव्यय संज्ञा ही हो जाती है। क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा ही हो जाती है। 26 का है नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में कौन सा समास होता है, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। समास के बाद जो वो नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। अगला है दोस्तों अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग कौन सा हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था नपुंसक लिंग हो जाता है और एक वचन हो जाता है। वचन की बात करें तो एक वचन और लिंग नपुंसक। अगला है को नाम समासः नित्यम नपुंसक लिंगम धारयति। को नाम समासा कौन सा समास है जो नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है, नित्य नपुंसक लिंग को धारण करता है, तो अव्ययी भाव क्या है, अव्ययी भाव। अगला दोस्तों अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो दोस्तों अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र होता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये 16 अर्थों में होता है दोस्तों। यहाँ पर है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव, ये जो सूत्र है हमारा, और भी आगे डॉट डॉट, तो ये अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र है। नेक्स्ट है अधिहरि का समास विग्रह होगा, तो मित्रों ये विभक्ति के अर्थ में अधिहरि, इसका हो जाएगा अधिहरि। तो ये अंतिम वाला शब्द है, इसमें सप्तमी लग जाएगी हरौ इति, हरि हरिम हरिणा हरे हरे हे हरौ, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हरौ। क्या हो जाएगा, हरौ इति। सेकंड जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 30 का हमारा दूसरा सही है। यहाँ पर मित्रों कि अव्ययी भाव समास के उदाहरण नहीं है, कौन से नहीं है, तो पहला ऑप्शन है उपगंगम उपनगरम उपकृषणम उपकूलम, तो ये समीप अर्थ में। दूसरा है सुमद्रम, ये समृद्धि के अर्थ में। दुर्यवनम निर्मक्षिकम निर्दोषम अति हिमम अति निद्रम अति शीतम। और अगला है कृष्ण श्रिता, कृष्णम श्रिता, ये TGT 21-22 में आया हुआ है दोस्तों। कृष्ण श्रिता कृष्णम श्रिता लोकातीता लोकम तीता और सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः। तो ये जो है मित्रों ये जो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, जबकि पहला दूसरा तीसरा ये अव्ययी भाव के हैं। यही पूछा है अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा है, तो हमारा चौथा ऑप्शन नहीं है, यही आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है हमारा उपकृषणम कृष्णस्य समीपम, ये समीप अर्थ में है, सही है, सुमेलित नहीं बताना है। अधिहरि हरौ इति विभक्ति अर्थ में। सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि समृद्धि के अर्थ में। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावा अर्थाभाव अर्थ में है। अति हिमम हिमस्य अत्यया, तो अत्य के अर्थ में। लेकिन अनुविष्णो विष्णो पश्चात, तो यहाँ पर जो है मित्रों ये पश्चात अर्थ में है, लेकिन यहाँ पर योग्यता लिखा हुआ इसीलिए यही सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं यहाँ पर है जो सुमेलित नहीं है उसका चुनाव करें। पहला अनुरूपम रूपस्य योग्यम, तो ये सही विग्रह है। प्रत्येकम एकम एकम प्रति, ये भी सही। यथा शक्ति शक्तिम अनतिक्रम, ये भी सही है। सहरि हरे सादृश्यम, ये भी सही है। सचक्रम चक्रेण युगपत, ये भी सही है। तो सखी यहाँ पर हो जाएगा सख्या सदृशा, क्या हो जाएगा, सख्या सदृशा या सदृशा सख्या, तो यही हमारा जो विग्रह है गलत है, तो जो गलत है हमारा वही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है कौन सा है। यथा शक्ति शक्तिम अनतिकृत अनतिक्रम में। अधिगोपम गोपी इति, ये भी सही। सछत्रम छत्राणाम समृद्धि, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों यथाशक्ति है, अधिगोपम है और सछत्रम है, तो ये तीनों जो अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। अगला है गोपीति अधिगोपम, जो एंड वाला शब्द होता है दोस्तों उसकी हम क्या है उसे सप्तमी विभक्ति में हम लोग कर देते हैं। गोपीति अधिगोपम गोपी इति, और बाद में इति लगा देते हैं। यहाँ किस
अर्थ में समास हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हुआ है वो विभक्ति के अर्थ में हुआ है, क्योंकि जो हमारा गोपम शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति लगाई गई है, गोपी हो जाएगा। क्योंकि अव्ययभाव समास होता है, जो सूत्र है अव्ययम विभक्ति समृद्धि समृद्धि समीप, तो ये 16 अर्थों में जो है लगता है। अगला है गोह समीपे, गाय के समीप, गो में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है दोस्तों। गोह समीपे में अव्ययभाव समास होगा, कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उपगु, क्या हो जाएगा उपगु, तो गोह समीपे हो जाएगा, यहाँ पर समीप अर्थ में है। यहाँ पर विष्णोह पश्चात, विष्णोह पश्चात अनु विष्णु, इसका संपूर्ण पद पूछा गया तो अनु विष्णु हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर है किस समस्त पद का जो विग्रह सही नहीं है, यहाँ पर देखते हैं भैया। पहला है सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, अर्थात मद्र देशवासियों की समृद्धि। निर्मक्षिकम, मक्षकाणाम अभावा, मक्खियों का अभाव है, मच्छरों का अभाव है दोस्तों। और अगला है इत्यहरि, हरि शब्दस्य प्रकाशाः अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ये भी सही है। प्रत्यक्षम, अक्षम, अक्षम प्रति, लेकिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है विग्रह हमारा। प्रत्यक्षम का हो जाएगा, अक्षम अक्षम प्रति हो जाएगा, जबकि यहाँ पर अक्षय अक्षय प्रति लिखा हुआ है। अगला है दोस्तों, एक भैया उपराजम में पूछा गया है, उपराजम में समासांत प्रत्यय कौन सा है, तो मित्रों यहाँ पर उपराजम में समासांत प्रत्यय टच प्रत्यय है, कौन सा है, टच प्रत्यय। अगला है अव्ययभाव समास का टच प्रत्यांत उदाहरण कौन कौन से हैं, उपसरदम, उपराजम, उपचरमम। तो मित्रों यहाँ पर उपसरदम, उपचरमम, उपराजम सब में अमम लगा हुआ है, तो सभी में हमारा जो है टच प्रत्यय लगा है। अगला है राज्ञः समीपम, राज्ञः समीपम उपराजम, किस समास का उदाहरण है दोस्तों, 41 का देखते हैं यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अव्ययभाव का उदाहरण है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अगला है नदीभिष सूत्र के उदाहरण। तो नदीभिष का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई नदीवाची शब्द है और नपुंसक लिंग में है, नदीवाची शब्द नपुंसक लिंग में है और संख्यावाची है, तो उसमें हमारा नदीभिष सूत्र लग के अव्ययभाव समास हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि नदीभिष सूत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो द्वियुम्नम, यहाँ पर द्वि है और युम्ना शब्द नदीवाची है। पंचगंगम, पंच है संख्यावाची और गंगा शब्द नदीवाची है। और आगे है दोस्तों कि सप्तगंगम, गंगा शब्द नदीवाची है, आगे संख्या है सप्त, सप्त नर्मदम, नर्मदा शब्द नदीवाची है। सप्त कावेरम, कावेरी या कावेरम शब्द भी नदीवाची है। तो उपयुक्त सभी जो उदाहरण हैं वो नदीभिष सूत्र के हैं, जिसमें अव्ययभाव समास होता है। अगला है समस्त पद का जो विग्रह नहीं है, तो हमें बताना है यहाँ पर जो समस्त पद दिए हुए हैं इनका कौन सा विग्रह सही नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। पहला है पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहारा, द्वियुम्नम द्वयोः युम्नयोः समाहारा, सप्त नर्मदम सप्तानाम नर्मदानाम समाहारा, प्रतिविपाशम, प्रति विपाशम, तो विपाशम विपासिदम अनु। दोस्तों यही जो विग्रह हमारा गलत दिया हुआ है और यही हमारा आंसर हो गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों नदीवाची पदों का संख्यावाची पदों के साथ समास होने पर होता है, जैसा हमने अभी देखा था, नदीवाची शब्दों का साथ, नदीवाची शब्दों का संख्यावाची पदों के साथ समास होने पर कौन सा होता है, तो अव्ययभाव समास ही होता है। अगला है दोस्तों, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह समास होता है पूर्व पद प्रधाना, अव्ययभावा, उत्तर पदार्थ प्रधाना, तत्पुरुषः, तो हमारा तत्पुरुष समास होता है। 45 का हमारा दूसरा सही है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर है तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र कौन सा है, तो देखो पहला ऑप्शन दोस्तों पढ़ते हैं, द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नई द्वितीया। दूसरा है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन और कर्त
कर्तिकरणे कृतावलम अनेक मन पदार्थे। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र नहीं है, पूछा गया है। तो पहला है द्वितीय श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये तो करता है भाई, द्वितीय तत्पुरुष समास करता है। और तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये भी करता है दोस्तों, ये तृतीय तत्पुरुष समास करता है। और कर्तिकरणे कृता बहुलम, ये भी करता है। अर्थात ये तीनों तत्पुरुष समास करते हैं, जबकि अनेक मन पदार्थे ये तत्पुरुष समास नहीं करता है। अगला है दोस्तों कि तत्पुरुष कैसा सूत्र है। तत्पुरुष कैसा सूत्र, तत्पुरुष हमारा अधिकार सूत्र है। ये बहुत मोस्ट है दोस्तों। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि निम्न में कौन सा अधिकार सूत्र है, तो तत्पुरुषा, और तत्पुरुषा कैसा सूत्र है, तो अधिकार सूत्र है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है आज का, जो थर्ड लास्ट है, वो है तत्पुरुष समास के मुख्य भेद। भैया जो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है विधिकरण। मुख्यतः भेदें, मुख्यतः पूछे गए हैं कि तत्पुरुष समास के मुख्यतः भेद होते हैं, तो दो ही होते हैं, समानाधिकरण और विधिकरण। अगला है दोस्तों विधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों की संख्या होती है। तो विधिकरण के होते हैं 6 भेद, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो विधिकरण जो तत्पुरुष होता है उसके 6 भेद होते हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों तत्पुरुष समास के उपभेदों में, तत्पुरुष समास के उपभेदों में किसकी गणना नहीं होती है। तो तत्पुरुष के कुछ उपभेद भी होते हैं, समानाधिकरण विधिकरण के अलावा कुछ उपभेद भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में वो। तो नई समास, प्रादि समास, उपपद तत्पुरुष और सुप्सपा। तो दोस्तों केवल या सुप्सपा समास जो है उसकी जो गणना है तत्पुरुष के उपभेदों में नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी 50 प्रश्नों की समास की प्रश्नोत्तरी। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। दोस्तों मैं अगली वीडियो में इससे अगले के प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।